नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले 1 घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और अहम खबरें। लेकिन सबसे अहम खबर जिस पर पूरी दुनिया इस वक्त चिंतित है और वो है महंगाई। और अब भारत में भी इसकी एंट्री महीने दर महीने और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। आरबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई है कि मानती नहीं दिख रही। जहां एक और कहा जा रहा था कि महंगाई का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज सीपीआई के आंकड़ों ने इन तमाम उम्मीदों पर एक तरह से विराम लगा दिया है। दरअसल सितंबर में सीपीआई यानी खुदरा महंगाई दर 7% से बढ़कर 7.41% पर आ गई है और इसी पर हम आज खास चर्चा करेंगे। महंगाई के जो आज आंकड़े आए हैं उन्होंने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। दिवाली से पहले ये किसी झटके से कम नहीं और आम लोगों की जिंदगी पर यह किस तरह से असर डालने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनूर मठ। उनका क्या कुछ कहना है इन आंकड़ों पर, आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। आज शाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दोनों को थोड़ा सा बैड न्यूज मिला। दो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो आज शाम को रिलीज हुए, एक तो कंज्यूमर इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स मिला और एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मिला। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त और रिटेल इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अनफॉर्चुनेटली जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो एस्टिमेट के मुताबिक 7.3% होना था, लेकिन जो फाइनल नंबर आया 7.41। ये इसका मतलब जो पहले गवर्नर ने बोला कि लगता है कि महंगाई की दर थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो उम्मीदें डैश हो गई हैं। पिछले महीने 7% था, अब सितंबर के मंथ में 7.41 हो गया। आगे जाते महीने जैसे त्योहार के महीने हैं तो उन महीनों में महंगाई बढ़ने का ही चांसेस है। साथ के साथ जो हम मॉनसून का देख रहे हैं कि मॉनसून बहुत इरेटिक हो रहा है। काफी जगह है जहाँ पे अनाज का हार्वेस्ट हुआ है, वहां पे बारिश हुआ है, स्टोरेज का फैसिलिटी नहीं है। तो आगे जाते समय शायद ये फूड इन्फ्लेशन जो हम कह रहे हैं 8.6% आया है सितंबर के महीने, पिछले महीने से 1 फुल परसेंटेज हायर। तो आगे जाते महीने में हो सकता है कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा और इसके रीजन ओवरऑल इन्फ्लेशन ऑल्सो हाई रहेगा। इसके साथ साथ ये भी है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जब आरबीआई ने अडॉप्ट किया था तो उसमें ये एक था कि अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन 6% से, आरबीआई को सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कि हमने अपने काम इसमें क्यों हम सफल नहीं रहे और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि जब हाई इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन की वजह से है तो मॉनेटरी पॉलिसी कुछ खास नहीं कर सकती। तो आगे जाते हुए देखना पड़ेगा, हमको प्रॉब्लम्स तो होंगी। तो साथ के साथ इन्फ्लेशन के साथ, हाई इन्फ्लेशन के साथ ये प्रोडक्शन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है घट रहा है। तो इट इज लुक्स एज ए बाकी दुनिया में शायद काफी सारे देशों में रिसेशन का चांसेस है, इंडिया में रिसेशन ना हो, लेकिन डिफिकल्ट टाइम्स आर सर्टेनली अहेड। तो बिल्कुल ये संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ माधवी अरोड़ा जी जुड़ चुकी हैं। माधवी अरोड़ा हैं लीड इकोनॉमिस्ट एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से। माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मार्च के बाद जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में दिख रहा था भारत के लिहाज से, वो हमने देखा जुलाई तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन अगस्त के बाद से महंगाई का जो आंकड़ा है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन दिखा रहा है। ताज़ा जो आंकड़े आज आए हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं कहा जाएगा। नहीं, क्लियरली जैसे मैथिली ने बोला कि सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है for the central bank, largely because the kind of stagflation that you're seeing is just going to complicate things further for them. So अभी food inflation जो हमें लगा था कि शायद जनरली सेकेंड क्वार्टर के बाद थोड़ा नीचे आना शुरू होता है, but because of unseasonal rains, I think at least perishable goods, perishable food items can actually remain on a higher like they continue to remain high, and मंडी प्राइसेस वही दिखा रहे हैं कि नियर टर्म में आपका प्राइसेस काफी ऊपर जा सकते हैं वेजिटेबल प्राइसेस के. सो आई थिंक दैट along with the fact कि जनरली
सर्विस इन्फ्लेशन ग्लोबली ऊपर जा रहा है, इंडिया में भी वही केस है. कोर इन्फ्लेशन, कोर सर्विस इन्फ्लेशन ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस हैज बीन गोइंग अप. तो वो दैट पोर्शन ऑब्वियसली कंटिन्यूज टू रिमेन अ प्रॉब्लम फॉर द सेंट्रल बैंक. एंड सेकेंडली है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों में दिखेगा. तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम द फैक्ट दैट your inflation has sort of breached the target band for the 3 consecutive quarters. तो आई थिंक ये पहला ऑफिशियल ब्रीच है एमपीसी का मैंडेट से. तो आई थिंक देयर विल बी अ लेटर व्हिच विल सेंड बाय द एमपीसी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 2 वीक्स. पर हमको पता नहीं है कि वो लेटर पब्लिक होगा कि नहीं, बिकॉज आरबीआई ने अब तक कुछ तकनीकी खामियां जिसकी वजह से माधवी की आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है. लेकिन जो भी स्थितियां हैं फिलहाल वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही हैं कि जिस तरह की चर्चा थी कि ये इन्फ्लेशन जो था, जब हम पिछली बार भी जब ये आंकड़े आए थे तब हम चर्चा कर रहे थे कि ये जनरलाइज इन्फ्लेशन नहीं है, कुछ कंसंट्रेटेड है. खाद्य महंगाई दर की भूमिका इसमें ज़्यादा है. लेकिन अब शायद इस डिबेट से भी हम आगे निकल गए हैं और इकॉनमी पर जिस तरह का दबाव इन नंबर से आएगा वो जाहिर है उसका असर आम लोगों पर पड़ेगा. माधवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं? यस. जी जी. एक चीज और समझना चाहूंगा कि अगर हम ऑप्शंस पर देखें कि इसके बाद जब इस तरह की स्थितियां, इस तरह की इकॉनमी पे जब इस तरह का प्रेशर आता है तो फिर क्या ऑप्शन रह जाते हैं. और जाहिर सी बात है कि रेट हाइक और बाकी चीजों की चर्चा तो होती है इस पर. No, see, it again basically exposes you to the fact that you're not necessarily insulated from the world as far as inflation problems are concerned. इंडिया में हमेशा से इन्फ्लेशन का इशू रहा है और that is just getting accentuated with what is happening in the rest of the world. And the rate hikes that one is looking at is not necessarily on account of just inflation, but also to essentially buffer yourself from the external sector pain that that is essentially around the corner. So जो आपका external sector difficulties हैं globally, which essentially is pushing central banks to probably offer a much higher risk premium, that is going to be a bigger problem, I think, for them than essentially managing inflation. So मेरे ख्याल से वो the fact that they risk the world. बिल्कुल बिल्कुल. और जाहिर सी बात है कि ये जो दबाव है इनमें जो विकल्प हैं वो बहुत कम रह जाते हैं. माधवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे हमसे जुड़ने के लिए. कुछ तकनीकी दिक्कतें लगातार पेश आ रही हैं जिसकी वजह से आपसे इस चर्चा को आगे हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं. लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि ये एक वाकई जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं. और एक चीज़ हम जब देखते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आंकड़े को तो मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो माइनस में जा रहा है. और जब मैन्युफैक्चरिंग माइनस में जाती है किसी भी देश की इकॉनमी की तो उसका सीधा असर जॉब क्रिएशन पर पड़ता है. तो जो भी आंकड़े हैं वो वाकई चिंताजनक है. लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से IMF ने महंगाई का अनुमान बढ़ाया था और ये संकेत दिए थे कि हम जिस मंदी को बस एक अनुमान लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाली है. और किस तरह से होगी, किस तरह की स्थितियां होंगी उसका अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है. लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत कम से कम फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उससे तो नहीं मिल रहे हैं. और जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं, मार्च में जो CPI का डेटा था वो 6.95% था. अप्रैल में ये 7.79% हुआ. मई 7.04%. और जून जुलाई तक आते आते ये सब कंट्रोल में नजर आ रहा था. लेकिन फिर अगस्त के बाद से सितंबर में देखें 7.41%. और इसमें देखें कोर महंगाई दर वो 5.9% से बढ़कर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 6.1% पर पहुंच चुकी है. शहरी महंगाई दर की बात करें तो 6.72% से बढ़कर 7.27% पर पहुंची है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर.
ग्रामीण महंगाई दर भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 7.15% से बढ़कर 7.56% पर बनी है। और जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो सभी हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो फूड इन्फ्लेशन की दर है वो 7.62% से बढ़कर 8.60% बढ़ी है और इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। वहीं जैसा हमने बताया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में 0.8% -0.8% पहुंच चुकी है और अगस्त में माइनिंग सेक्टर ग्रोथ जो कि पिछले साल 23.3% पर थी, वो घटकर इस समय -3.9% पर पहुंच चुकी है। चलिए इन आंकड़ों के साथ अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोल ग्लासिफिकेशन, जी हाँ, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के सरकार ने इसमें पीएलआई स्कीम लाने का फैसला लिया है। सरकार ने करीब 6,000 करोड़ रुपए के पीएलआई स्कीम का ऐलान किया है। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से इस बारे में एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 3,000 करोड़ रुपए निवेश की उम्मीद है। टाइमलाइन तो हमको जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बाय 2030 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल का गैसिफिकेशन करना है। दैट इज द टारगेट गिवन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। दैट्स व्हाई वी आल्सो इंट्रोड्यूस प्रोडक्टिव लिंक्ड पीएलआई स्कीम भी हमने इंट्रोड्यूस किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। तो मुझे पूरा विश्वास है जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, डायरेक्शन है और गोल है, वो गोल हम ज़रूर अचीव करेंगे। उसके बारे में अभी तो कुछ टेक्नोलॉजी बीएचईएल के पास अवेलेबल है, बाकी कुछ टेक्नोलॉजी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एमओयू भी साइन हो गया है। 4-5 हमारा जो पीएसयूज है, पीएसयूज को हम इन्वॉल्व करके कर रहे हैं। कब तक ऐसा जो आज एमओयू साइन हुआ है उसका क्या टाइमलाइन होगा? टाइमलाइन तो तुरंत काम शुरू ही हो रहा है जी। हमने ऑलरेडी दिस टाइम आवर प्रोडक्शन फ्रॉम द कोल इंडिया विल बी 700 मिलियन टन। अदर सोर्सेज जो हमने रिफॉर्म्स लाए हैं उसके कारण और 200 मिलियन टन इस बार ऐड होगा। बढ़ते आगे, अब कंज्यूमर्स के लिए राहत की खबर है। कंज्यूमर से जुड़ी शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए सरकार देश के हर जिले में हर महीने कंज्यूमर कोर्ट लगाने की योजना बना रही है। पूरी खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, बताएं, एक बड़ा कदम और जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर के हक की अगर हम बात करें, उनके हित की बात करें, तो उस दिशा में भी एक बड़े बदलाव की ओर। ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए और साथ ही साथ ग्राहकों की शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। फिलहाल जो है 12 नवंबर को एक नेशनल लोक अदालत होने जा रही है, जिसमें उपभोक्ता मंत्रालय भी हिस्सेदारी ले रही है, ताकि जो ग्राहकों की शिकायतें हैं वो इस लोक अदालत के जरिए उसका निपटारा किया जाए। इसके लिए बाकायदा एक अलग से पोर्टल भी स्थापित किया गया है। 4 लाख से ज्यादा लोगों को एसएमएस किया गया है जिनकी शिकायतें हैं ग्राहकों की। इसके अलावा तकरीबन 1 लाख लोगों को ईमेल के जरिए इस लोक अदालत में शामिल होने के लिए कहा गया है और अब सरकार को भी यानी कि ग्राहकों की तरफ से कंसेंट, उनकी सहमति मिलना शुरू हो गया है। तो एक उत्साहित यहाँ पे जो सरकार को नतीजे मिल रहे हैं, इसको देखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर महीने में महाग्राहक लोक अदालत के आयोजन की तैयारी, इसकी शुरुआत हो गई है। महाग्राहक लोक अदालत के जरिए कोशिश यही होगी कि जो ग्राहकों की शिकायतें हैं जिनका निपटारा आपसी सहमति से हो सकता है, यानी कि ग्राहक और कंपनी के बीच में अगर सहमति बनती है और वो शिकायतों के निपटारे के लिए आगे आते हैं, तो ऐसी महाग्राहक लोक अदालत का आयोजन दिसंबर महीने में किया जाएगा और उसके बाद हर जिले में जहां पर कंज्यूमर कमिश्नर है वहां पर इस तरीके की लोक अदालतों का, या यूं कहें कि उपभोक्ता अदालतों के जरिए जो ग्राहकों की शिकायत है इनके निपटारे के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। इसके जरिए समय की बचत होगी और दोनों पार्टियों के बीच अगर सहमति बनती है तो शिकायतों का निपटारा भी जल्द हो पाएगा। हालांकि इन जो लोक अदालत कहें या कंज्यूमर अदालत कहें, यहाँ पर कुछ मसलों के निपटारे या वहां पर इसकी सुनवाई नहीं होगी। मसलन जहां मेडिकल नेग्लिजेंस जैसे जो विषय होते हैं वहां पर इस तरीके की सुनवाई नहीं होगी, लेकिन जहां पर छोटी मोटी शिकायतें हैं, जहां पर आपसी सहमति से निपटारा जल्द हो सकता है, वहां पर ऐसी लोक अदालत या उपभोक्ता अदालत के जरिए सरकार ग्राहकों की शिकायतों को जल्द निपटारा करना चाहती है। उस तरफ तेजी से कदम बढ़ने शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। कंज्यूमर्स को अगर राहत मिलेगी तो उन्हें अपना फर्ज भी अदा करना होगा और ये जरूरी फर्ज है व्हीकल इंश्योरेंस, जिसे लोग
आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आपने कार या मोटरसाइकिल का बीमा नहीं कराया है तो आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इरडा इंश्योरेंस कंपनियों के नो इंश्योरेंस नो फ्यूल पॉलिसी पर विचार कर रही है। पूरी खबर के साथ अनुराग शाह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुराग, किस तरह की तैयारी है और क्या इसके पीछे का मकसद है? इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडी के चेयरमैन ने हाल ही में कहा कि देश में चलने वाले 50% से जो ज्यादा व्हीकल है वो अनइंश्योर्ड है, यानी बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं और इस गैप को फिल करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी कड़ी में इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है सरकार को और रेगुलेटर को कि नो इंश्योरेंस नो फ्यूल पॉलिसी को लागू किया जाए, यानी जब आप फ्यूल भराने जाते हैं तो आपका अगर इंश्योरेंस नहीं है तो आपको पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाए। और दूसरा प्रपोजल है फास्ट ट्रैक को इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ लिंक करना, लेकिन ये प्रपोजल जो केवल हाईवे पे चलने वाली गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो बड़ी संख्या में टू व्हीलर है 65% से ज्यादा जो टू व्हीलर सड़कों पे चलते हैं वो बिना इंश्योरेंस के हैं, तो उन्हें इंश्योरेंस के दायरे में लाने के लिए नो इंश्योरेंस नो फ्यूल पॉलिसी लागू की जाती है। तो काफी बड़ी संख्या में जो व्हीकल्स है उनको इंश्योरेंस के दायरे में लाया जा सकता है और इसे लागू करना भी अब टेक्नोलॉजी के दौर में इतना चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो तमाम गाड़ियों की डिटेल है और इंश्योरेंस की डिटेल है वो वाहन पोर्टल के ऊपर लिंक हुई है। तो सिंपल एक क्लिक के जरिए या सिंपल एक स्कैन के जरिए पता लगाया जा सकता है कि पेट्रोल पंप पे आने वाली गाड़ी इंश्योर्ड है या इंश्योर्ड नहीं है, क्योंकि भारत में हर साल 5 लाख से ज्यादा जो हादसे होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है और सबसे ज्यादा जो वनरेबल होते हैं वो 18 से 45 साल के लोग होते हैं। तो बिना इंश्योरेंस के उन्हें जो क्षतिपूर्ति है, जो कंपनसेशन भी नहीं मिलता है। तो अगर इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाता है तो काफी गेम चेंजर पॉलिसी होगी और जिससे इंश्योरेंस का कवरेज भी बड़े पैमाने पे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब बात रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार की तरफ से मिले दिवाली गिफ्ट की। कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का फैसला हुआ। इससे रेलवे के 11 लाख से ज्यादा रेल कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही ईटी नाउ स्वदेश की उस खबर पर भी मुहर लगी है जिसमें सरकार ने सरकारी ओएमसीज को 22,000 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडीज देने को मंजूरी दी है। रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरे और पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज़ को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा और 17,951 रुपए जो है ये मैक्सिमम की लिमिट रहेगी जो 78 दिन के लिए है। वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। दीनदयाल पोर्ट जो कि सालाना लगभग 127 मिलियन टन की क्षमता रखता है, एक बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि पीपीपी मोड के अंतर्गत बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के मोड पर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है और साथ ही साथ मल्टीपर्पस कार्गो का भी वहां पे डेवलपमेंट हो। ये दो निर्णय वहां पर लिए गए जिसको विस्तार में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों के ऊपर 5,963 करोड़ रुपया खर्च होगा। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना जो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे। आज इन फैसलों में ईटी नाउ स्वदेश की उस खबर पर भी मुहर लगी जिसमें हमने आपको सरकारी ओएमसीज को 22,000 करोड़ की अतिरिक्त एलपीजी सब्सिडी मिलने की खबर दी थी। ये खबर पहले ही आप तक पहुंचाने वाले हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी सरकार के फैसलों को विस्तार से बता रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ अहम फैसले हुए हैं जिसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी थी
और सबसे बड़ी खबर ये है जो कि कैबिनेट की बैठक से निकल कर आई है, जिस पर आज अभी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुहर लगाई है। उनके हिसाब से कैबिनेट ने जो पहला बड़ा फैसला लिया है, जिसके हिसाब से वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज है, सरकारी वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज HPCL, BPCL, IOCL, उनको जो अंडर रिकवरी हुई है जून 2020 से जून 2022 के बीच में LPG के ऊपर जो ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, उसको देखते हुए उसकी रिकवरी का फैसला, उसकी घाटे की भरपाई का फैसला सरकार ने किया है और उन्हें वन टाइम ग्रांट के तौर पे 22,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है, जो कि अतिरिक्त सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। तो उम्मीद ये है कि इससे कंपनियों के घाटे की भरपाई होगी और आने वाले सर्दियों के मौसम में जब LPG की कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, वैसे में आम कंज्यूमर को राहत देने में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा एक और अहम फैसला किया है आज कैबिनेट ने, जो मल्टी सोसाइटी कोऑपरेटिव्स होती हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसको ज़्यादा मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। इसको सरकार ने एक तरीके से कहिए कि एक अमेंडमेंट बिल लाकर इसमें नए प्रोविजंस जोड़े हैं कि ऑडिटर की नियुक्ति कैसे होगी, जो फंडिंग की जाती है और खासकर जो इसमें लोन दिए जाते हैं उसका रेगुलेशन कैसे होगा, इस पर सरकार ने बदलाव किया है और जिसको संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा इसकी मंजूरी के लिए। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। 78 डेज़ का जो बोनस है, त्योहारी बोनस जिसको फेस्टिव बोनस कहते हैं, उस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया है, वो दरअसल मल्टीपर्पज़ कार्गो बर्थ और साथ ही साथ कंटेनर टर्मिनल बनाने को लेकर है, जो कि कांडला में मंजूरी दी गई है। इस पर करीब 5,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसका मकसद ये है कि एक ही टर्मिनल में और एक ही बर्थ में बड़े से बड़े शिप जो हैं उनको एकोमोडेट किया जाए और ये मल्टीपर्पज़ होगा, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो ये अहम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। तो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। और इधर 5G सर्विस तो लॉन्च हो चुकी है, लेकिन कुछ फोन्स में 5G सर्विस के रोल आउट में दिक्कत आ रही है। ऐसे में मामले का हल निकालने के लिए टेलीकॉम विभाग ने आज मोबाइल फोन मेकर्स कंपनियों के साथ बैठक की और उन्हें जल्द से जल्द OTA अपडेट्स के लिए कहा गया है। पूरी डिटेल्स के साथ दानिश आनंद हैं, जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से निर्देश मिले हैं इन मोबाइल कंपनियों को। देखिए, सरकार ने मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक मीटिंग करी है, जिसका एजेंडा था जो 5G के OTA अपडेट्स हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। ये मीटिंग DOT सेक्रेटरी और MeitY के सेक्रेटरी चेयर करने वाले थे, लेकिन DOT सेक्रेटरी अनअवेलेबल थे, इसलिए जो MeitY के सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस मीटिंग को चेयर करा और सरकार ने क्लियरली हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स को बोल दिया है कि उनको जल्द से जल्द OTA अपडेट्स निकालनी है, क्योंकि 5G की जहाँ तक बात आती है, सरकार की तरफ से जितने प्रयास थे वो पूरे हो चुके हैं। अब जो पूरी जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स और मोबाइल सेट हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में है। इसी के चलते सूत्रों के मुताबिक जो ET स्वदेश को पता लगा है वो ये बात है कि मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार को एक तरह से एश्योरेंस दी है कि वो नवंबर एंड तक वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हर 5G इनेबल्ड डिवाइस पर OTA अपडेट्स निकाला जा सके। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये डिवाइस बाई डिवाइस जैसे ही उनकी OTA अपडेट्स रेडी होंगी वो OTA अपडेट्स को पुश आउट किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले एप्पल ने भी एक स्टेटमेंट निकाली है, जिसमें उन्होंने साफ बोल दिया है कि वो दिसंबर तक 5G OTA अपडेट्स अपने इंडियन मोबाइल्स में निकालेंगे। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि उनको जल्द से जल्द 5G के OTA अपडेट्स निकालनी है। और सूत्रों के मुताबिक जो हमको खबर मिली है वो यही है कि जो मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नवंबर एंड तक डिवाइस बाय डिवाइस 5G के OTA अपडेट्स निकाल देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पावर सेक्टर की बड़ी कंपनी PTC इंडिया का फोकस भी अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। कंपनी की आगे की योजनाओं और पावर सेक्टर में आ रहे बदलावों पर ET नाउ स्वदेश संवाददाता मेघना मित्तल ने PTC इंडिया के MD राजीव मिश्रा से खास बातचीत की। जो पावर सेक्टर में हम रिफॉर्म्स देख रहे हैं अभी, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो प्रपोज्ड है, उसमें आपको क्या लगता है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे सेक्टर पे? मेघना, मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि देश में पहली बार ऐसा माहौल बना है पावर सेक्टर में जिसमें कि हम रियली कॉमर्शियल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और जब आप लार्ज स्केल पे ग्रोथ की बात करेंगी तो कहीं ना कहीं आपको इस सेक्टर को कमर्शियल बनाना पड़ेगा। ये सारे रेगुलेटरी चेंजेस जो आपने पिछले 5-6 महीने में बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज आई वो था इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट
एक्ट जो कि पार्लियामेंट में रखा गया और फिर इसको वापस अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई हुई है। लेकिन ये एक ऐसा बदलाव है जो कि इस सेक्टर को, जिसको कि माना जाता था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने की और सब्सिडीज वगैरह देने की, इसको पहली बार इस तरीके से किया गया है कि ये एक कमर्शियल सेक्टर है और इसके खर्चे इसी सेक्टर से आने चाहिए रादर देन सब्सिडाइजिंग इट। अनलेस इसको आप इस तरीके से देखें तो ये सेक्टर बहुत दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इस सेक्टर को इस तरह से हमें प्रेजेंट करना है जो 25 साल पहले हम टेलीकॉम सेक्टर को प्रेजेंट करते थे। तो वही बदलाव इस सेक्टर में भी आने हैं जो कि काफ़ी हद तक हो रहे हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, बाकी कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए हमें ये बदलाव लाने जरूरी है। अगर डिस्कॉम्स के हेल्थ की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑनगोइंग कंसर्न है, काफ़ी समय से चल रहा है। उस पर आपका क्या कहना है कि क्या बहुत बड़ा थ्रेट लूम कर रहा है पूरे पावर सेक्टर के ऊपर? नहीं, अगर आप जून के पहले की बात करें तो मेरे को लगता है कि उस समय में एक माहौल था जब हमें 1,30,000 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग दिखाई पड़ता था स्टेट के डिस्कॉम्स में, और स्टेट डिस्कॉम्स अपने पेमेंट की स्थिति में नहीं थे। उसके बाद एक एलपीएस स्कीम आई जिसमें एक विंडो दिया गया 45 दिन का, और उसके बाद से फिर ये कहा गया कि अगर आपने इस कट ऑफ डेट के बाद इस पॉलिसी को नहीं इंप्लीमेंट किया तो फिर आप शॉर्ट टर्म मार्केट को अवेल नहीं कर पाएंगे, आप एक्सचेंजेस या शॉर्ट टर्म मार्केट से नहीं खरीद पाएंगे। और ये एक बड़ा बदलाव है। मैं आपको पहली बार कह रहा हूं कि 13 की लिस्ट बनी प्राप्ति के पोर्टल के बाद, और उसमें उस 13 की लिस्ट में आज एक भी डिस्कॉम नहीं है। सबने ये कोशिश की कि किसी तरह उस लिस्ट से हम बाहर निकले। गवर्नमेंट का एक बड़ा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लगातार, और ग्लोबली जो हमने देखे हैं प्राइसेस भी, जो अगर थर्मल एनर्जी की बात करें उसमें हमने कितनी वोलेटिलिटी देखी है, तो उसके चलते अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो आपके पोर्टफोलियो में क्या हम कोई शिफ्ट देखने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ? लेकिन ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। रिन्यूएबल हमारा फोकस एरिया पूरे देश के लिए भी रहा है और हमारी कंपनी के लिए भी रहा है पिछले कई सालों में। रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें बिल्कुल जाना चाहिए, और जिस तरीके से सरकार ने प्लान बनाए हैं उसके हिसाब से हमें बिल्कुल उस रास्ते पे जाना चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब हम ये शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक नहीं मिलती है। आपको ये बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि जब वो रिन्यूएबल एनर्जी आपके पास नहीं होती है या मार्केट में नहीं होती है तो आप किस तरह की एनर्जी से उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और प्रॉपर एनर्जी प्लानिंग में आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पीटीसी भी अपने पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल का समावेश चाहती है और सीरियसली हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। तो आप सुन रहे थे पीटीसी इंडिया के एमडी राजीव मिश्रा को। और इधर बाजार की अगर हम बात करें तो आज 3 कारोबारी दिन से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया और उतार चढ़ाव के बाद बाजार अच्छी तेजी पर बंद हुए। निफ्टी 140 अंक से ज्यादा चढ़कर 17,124 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 479 और निफ्टी बैंक में 406 अंक की तेजी नजर आई। मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी तेजी नजर आई। इधर विप्रो के दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजे सामने आए। कंपनी की मार्जिन और पैट जो हैं वो उम्मीद से कम रहे। नतीजों की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, विप्रो की जो दूसरे तिमाही के नतीजे आए हैं तो ओवरऑल जो है वीक नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू जो है इनलाइन देखा गया है, लेकिन जो मार्जिन्स और पैट के आंकड़े हैं ये जो है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के बिलो आए हैं। और डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2.3% का ग्रोथ देखने मिला है, और जो कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ होती है वो वहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है जो अनुमान से बेहतर आए हैं। अगर मार्जिन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 14% आए हैं सीक्वेंशियली बेसिस पे, और ये जो है मार्जिन्स के टाइप से कह सकते हैं एनालिस्ट एस्टिमेट्स के आंकड़ों से कम आए हैं। आईटी सर्विसेज की मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 15% का आया है, वो जो है पोल के हिसाब से आया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो आगे जाते हुए जो गाइडेंस होती है तीसरे तिमाही की वो वीक आई है, क्योंकि अभी जो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ है
वो लगभग आप कह सकते हैं 0.5% से 2% का ग्रोथ दिया गया है, लेकिन जो बाजार का अनुमान था वो 1 से लेकर 3% का था। और इसके अलावा मार्जिन की भी कोई गाइडेंस दी नहीं गई है, तो इस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। लेकिन एट्रिशन है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि लगातार तीसरे क्वार्टर में एट्रिशन आंकड़े कम हो रहे हैं। और तिमाही दर तिमाही अगर बात करें तो एट्रिशन में भी जो है गिरावट लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स का देखने मिला है और एट्रिशन लगभग 23% पे आ रही है। और मैनेजमेंट कमेंट्री भी जो है, ऑफकोर्स सैलरी इंक्रीज़ हुई है तो वेज हाइक में प्रेशर देखने मिला है मार्जिन्स में, लेकिन इसके अलावा जो है प्राइस रियलाइजेशंस और डील साइज में जो मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव रही है और वो एक्सपेक्ट करें कि कैश फ्लोज में भी इस साल इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। और वहीं HCL टेक के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कैसे रहे हैं HCL टेक के नतीजे, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। HCL टेक के नतीजे हर पैरामीटर पे अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर मुनाफे की बात करें तो वो आंकड़ा करीब 3489 करोड़ का है, हमारा अनुमान 3380 करोड़ का था। आय की बात करेंगे तो ये जो नंबर है 24,686 करोड़ के आंकड़े आए हैं, हमारा अनुमान 24,350 करोड़ का था। इसके अलावा एबिट मार्जिन भी देखेंगे तो 17.4% का हम अनुमान कर रहे थे, उसके सामने 18% के फिगर्स आए हैं। और डॉलर रेवेन्यू के टर्म्स में भी बात करेंगे तो वहां पर करीब 40 मिलियन की ग्रोथ देखने को मिली है। 3082 मिलियन डॉलर आय कंपनी ने पोस्ट की है हमारे अनुमान से, जो कि ज्यादा है। रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी देखेंगे तो वो 3.8% पर है, 3% का हमारा अनुमान था। तो हर फ्रंट पर अगर देखेंगे तो नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू गाइडेंस भी जो है वो भी कंपनी ने रिवाइज कर दी है ऊपर की तरफ। 12 से 14% का पहला था गाइडेंस, उसको बढ़ा के 13.5 से 14.5% कर दिया है। इसके अलावा अगर मार्जिन गाइडेंस की बात करेंगे तो वहां पर हल्की कमी आई है। पहले 18 से 20% का गाइडेंस दिया था, वो थोड़ा घटा दिया है और 18 से 19% का गाइडेंस वो देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो नतीजे अनुमान से बेहतर है। मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। सैलरी हाइक लेने के बावजूद यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी की मदद से मार्जिन को कंपनी ने बरकरार रखा है। और यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट के कमेंट्स भी निकल कर आ रहे हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। उनका कहना है कि आगे डील पाइपलाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उस लेवल पर दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो HCL टेक के नतीजे अनुमान से बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो HCL टेक के नतीजे अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। और इधर देश को चौथी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। पीएम मोदी कल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। चौथी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के बीच चलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश को पीएम की ये सौगात है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के लिए हिमाचल एक तरह से दूसरा घर है, वो राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर तो मानते ही हैं। चहुमुखी विकास हिमाचल प्रदेश का पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में भी हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1470 करोड़ का अभी समर्पित देश को किया है, जो बिलासपुर में बना। कल IIIT ऊना में उसका भी उद्घाटन होगा और साथ साथ में वंदे भारत ट्रेन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान, इसको भी हरी झंडी दिलाकर रवाना किया जाएगा ऊना से दिल्ली के लिए। और खुशी इस बात की है कि आज तक जो रेलवे का विस्तार हिमाचल में हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी देन है। बढ़ते आगे, मानसून की रवानगी लगभग हो चुकी है, लेकिन देश के कई राज्यों में अब भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। यूपी के सीतापुर में बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया और लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। इस बीच प्रशासन की ओर से भी लोगों को लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि लगातार बारिश से घाघरा सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते करीब 150 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। सभी उच्च अधिकारी लगातार मौके पे जा रहे हैं और रिलीफ का डिस्ट्रीब्यूशन लगातार किया जा रहा है। कल भी हमने लंच पैकेट्स जो समय समय पे होता है बनवा के बांटे थे। इसके साथ ही साथ काफ़ी जो ड्राई राशन है उसका भी वितरण हुआ था। लोगों को रहने के लिए टेंट इत्यादि भी हमने लगाए हैं। अगर कोई बाढ़ राहत केंद्र में नहीं जाने की इच्छा जता रहा है तो उसको हम लोग एक सेफ हाई पॉइंट पे भी हम उसके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं।
इधर कानपुर का भी बाढ़ से बुरा हाल है। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर गंगा नदी के बढ़ते हुए जल स्तर में देखा जा सकता है। गंगा जी का जल स्तर सावन भादों में जितना नहीं बढ़ता था उतना इस कार्तिक मास में गंगा जी का जल घाटों पर बह रहा है। पिछले महीने तो काफ़ी पानी कम था, लेकिन जो श्राद्धों के आखिरी दिन तक पानी अच्छा मजे का पानी आ गया। यहाँ पे घाटों सीढ़ियों तक पानी आ गया सब जगह। कई सालों बाद ऐसा देखा गया जो कि कार्तिक मास में जो है ये समझ ली असमय वर्षा के कारण जो है यहाँ पर गंगा जी का जल स्तर बरबर बढ़ा रहा है और इसमें आगे और भी बढ़ने की संभावना ही है। और कुछ ऐसा ही हाल यूपी के पीलीभीत का बना हुआ है, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इसकी वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। वहीं शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। घरों में बारिश का पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों का रहना खाना पीना सब मुश्किल नजर आ रहा है। बता दें कि आसमान से कहर बनकर आई बारिश ने खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। दुकान मकान खलिहान हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। दुकानों में पानी भरने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते आगे, बात कर्नाटक की। कर्नाटक इन्वेस्टमेंट के मामले में देश को राह दिखा रहा है। इसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कोई मुकाबला किसी दूसरे राज्य से नहीं। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि राज्य ने निवेश को लेकर बेहतरीन नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे टैलेंट पूल के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 इस दिशा में एक और कदम है। इस मीट में दुनिया भर के उद्योग जगत के दिग्गज और आला अधिकारी एक मंच पर इकट्ठा होंगे। इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में जाने माने उद्योगपति और कला जगत की हस्तियां भी शामिल होंगी। उद्घाटन समारोह का आगाज 2 बार के ग्रैमी अवार्ड जीत चुके संगीतकार और पर्यावरण कार्यकर्ता रिकी केस के कार्यक्रम से होगा। आइए जानते हैं रिकी केस के बारे में। The Karnataka government is bringing back its Global Investors Meet 2022, focusing on building the Investors Meet as an opportunity for industries to come together to build for the world through innovation, sustainability, equity and resilience. The meet will be held from the 2nd to 4th of November this year. The event's vision is to inspire young minds to convert their business ideas into viable business opportunities to boost the country's startup culture that will accelerate the world economy, accompanied by the cultural highlights of some of the state's world-renowned artists. For the celebration of the inauguration ceremony, the Investors Meet will start on a high note with a musical concert by the multi-Grammy Award winner, Ricky Cage. And the Grammy goes to Winds of Samsara. The 2-time Grammy Award winner, GQ Hero 2020, is not only an internationally renowned Indian music composer, but an environmentalist too. He has been amongst the notable music composers to open at Cannes Film Festival 2022. Ricky has won more than 100 music awards in over 20 countries. He has been awarded United Nations Global Humanitarian Artist, the Ban Ki-moon Award, and is also the Youth Icon of India. Ricky has been named as one of the 100 real leaders who inspire the future. Do not miss the opportunity to see him perform live. Register yourself on www.investkarnataka.co.in. और क्या हो जब सोशल मीडिया पर आपकी मेहनत की पूंजी यानी आपके फॉलोअर्स चंद मिनटों में करोड़ों से कुछ हजार होकर सिमट जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ है फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के साथ, और केवल उनके साथ ही नहीं बल्कि कई और यूजर्स ने भी अपने फॉलोअर्स कम होने की शिकायत की है, वो भी केवल एक बग की वजह से। और जाते जाते आपको हम इसी विषय पर एक चर्चा और अपनी खास पेशकश के साथ छोड़ जाते हैं। नमस्कार।
हम में से ज़्यादातर लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स पर हमारी पूंजी होती है हमारे फॉलोअर्स। हम सभी का मन भी करता है कि हमारे फॉलोअर्स की तादाद तेज़ी से बढ़े, लेकिन ज़रा सोचिए कि जिन फॉलोअर्स को आपने अपनी मेहनत और लंबा समय लगाकर हासिल किया हो, उनकी संख्या अचानक काफ़ी कम हो जाए तो झटका लगना तो लाजमी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आज की ये चर्चा इसलिए है क्योंकि ये 440 वोल्ट का झटका लगा है मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को, जिनके 4 करोड़ से ज़्यादा फेसबुक फॉलोअर्स घटकर 10,000 से भी कम रह गए हैं और इसका विलन है एक बग। तो अब सवाल ये है कि जब मार्क जकरबर्ग का अकाउंट भी सेफ नहीं है तो फिर आम लोगों की बात करें ही क्या। और ये पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठे हैं, बल्कि पहले भी कई ऐसे सवाल उठते रहे हैं। लेकिन ये वाकया जो आज हुआ है उसने इस चिंगारी को हवा दे दी है। सबसे पहले वो समझते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर हैं, तो आपको भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने का मन तो करता ही होगा। आजकल तो लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पैसे तक खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर सालों से कमाए हुए आपके ढेर सारे फॉलोअर्स अचानक कम हो जाए तो आप क्या करेंगे? शायद आप इसकी शिकायत फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करेंगे। लेकिन जरा रुकिए, अगर फेसबुक फाउंडर के फॉलोअर्स की डकैती हो जाए फिर क्या कहेंगे? चौंक गए ना? जी हाँ, मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के फेसबुक फॉलोअर्स अचानक 4 करोड़ से घटकर 10,000 से भी कम हो गए। खबर जंगल में आग की तरह फैली तो एक बार फिर सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स के साथ सिक्योरिटी पर बहस छिड़ने लगी। हालांकि ऐसी घटना सिर्फ फेसबुक फाउंडर के साथ ही नहीं हुई है, बल्कि कई सेलेब्स और बड़ी हस्तियां पहले भी इसका शिकार हो चुकी हैं। आपको बता दें, आमतौर पर फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद फेक अकाउंट को बैन करता है, जिसकी वजह से लोगों के फॉलोअर्स की संख्या में कमी आती है। ये एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। हालांकि इस बार घटने वाले फॉलोअर्स की संख्या काफी ज्यादा है और इसका शिकार कंपनी के कर्ता धर्ता खुद ही हैं। तो इसकी गंभीरता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जानकार मान रहे हैं कि फेसबुक में मौजूद किसी बग की वजह से शायद ऐसा हुआ है, या किसी तकनीकी खामी की वजह से भी ऐसा होना संभव है। वजह कुछ भी हो, लेकिन इसने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। पहला सवाल फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा का है। अकाउंट हैकिंग से कितना अलग है फॉलोअर्स की संख्या का कम होना? एक आम यूजर को आखिर किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा और आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी के ऐसे तीखे तेवर किन किन रूप में देखने को मिलेंगे? ईटी नाउ स्वदेश। तो यानी ये एक ऐसा बग है जिसने फेसबुक के फाउंडर, फेसबुक के मालिक को ही अपनी चपेट में ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये मन में उठता है कि जब इतना बड़ा आदमी जो खुद ये कंपनी चला रहा है वो इस मुश्किल का सामना कर रहा है, तो बाकी लोगों का क्या हो सकता है? एक बार आपको बता देते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। एक झटके में मार्क जकरबर्ग के जो जितने भी फॉलोअर्स थे, करीब 4 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, दुनिया भर के लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके वो फॉलोअर अचानक से गायब हो गए। और ख़ुद फेसबुक ने ये बात मानी है और उन्होंने कहा है कि ये हुआ है और ये एक बग के कारण हुआ है। अब ये बग क्या है ये हम समझेंगे कार्यक्रम में आगे। करीब 9,993 जो फॉलोअर हैं वो रह गए हैं फिलहाल इनके पास। और ये बग जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या मतलब है इसका? आपको और हमें क्या करना चाहिए और हम जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? इस चर्चा की करते हैं शुरुआत। मेरे साथ जाने माने टेक एक्सपर्ट निखिल चावला जुड़ रहे हैं। निखिल, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहूँगा कि मार्क जकरबर्ग जैसे व्यक्तित्व जो हैं उनके इतने 4 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर और एक बग ने उनके सारे के सारे फॉलोअर उड़ा दिए। आखिर अब आप दर्शकों को पहले ये बताइए कि ये बग होता क्या है और ये करता क्या है? जी, जो बग एक चीज होती है वो एक तरीके से जैसे लूप होल कहते हैं किसी भी सिस्टम में, एक बग वो होता है। और काफी सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो ये बग फाइंड करते हैं ऐप्स में जाके। एक तरीके से व्हाइट कॉलर हैकर्स भी होते हैं जो जैसे आप ऐप डेवलप करते हैं उसके अंदर आपके लिए वो ढूंढते हैं कि कोई बग तो नहीं है। और जो आपको यूजुअली आइटररी अपडेट्स आते रहते हैं किसी भी ऐप में या सॉफ्टवेयर में, वो बग्स फाइंड कर करके आते हैं। या पब्लिक रिपोर्ट करती है जब पब्लिक बीटा टेस्टिंग पे कोई ऐप होती है, या फिर जो हैकर्स होते हैं वो कोई बग ढूंढ लेते हैं जो किसी कहते हैं लूप होल कोडिंग के अंदर जो मिल जाता है, और उसके थ्रू वो कुछ भी उसके अंदर लूप होल के अंदर घुस के प्रोग्राम को, ऐप को पूरा चेंज कर सकते
सकते हैं। और यही हुआ है, वो बग उन्होंने ढूंढा है और उस बग के थ्रू, जैसे एक वायरस मान लीजिए सिंपल टर्म में, वो वायरस को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया है बग के थ्रू, और उसकी तरफ से वो कुछ भी कंट्रोल एक्सेस ले सकते हैं। और ऐसे ही इसी चीजों से सतर्क रहने के लिए हम कहते हैं कि जो एप्स आप डाउनलोड करते हैं वो चेक कर लीजिए, सोर्सेज अच्छी हैं, रिव्यूज पढ़ लीजिए, एक बार उसका सर्च कर लीजिए। गूगल रेटिंग भी देता है, एप्पल रेटिंग भी देता है कि सर्टिफाइड है या नहीं है। कुछ लोग साइड लोड कर लेते हैं ऐप्स को, जिसका मतलब होता है कि बिना ऐप स्टोर के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेते हैं ऐप्स को और वो इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके अंदर वही वो लूप होल होता है, वो आपसे एक्सेस मांग लेता है हर चीज का। जल्दबाजी में बिना टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हम लोग उसको एक्सेस दे देते हैं, और उस एक्सेस में सब कुछ लिखा होता है कि हम ये चीजें एक्सेस करेंगे, और एक तरीके से वो आपका डेटा भी साथ में ले लेता है और साथ में एक्सेस मिल जाता है उसको पूरी आपकी ऐप का। तो यही डर रहता है जब आप कोई थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल करते हैं बिना नोइंगली कि क्या है। कई बार आपको एक एसएमएस आता है या व्हाट्सएप मैसेज आता है कि जल्दी से इस पे आप क्लिक करिए और आपको ये लॉटरी लगी है, या फिर आपकी बैंक में ऐप में ट्रांसफर हुए हैं। आजकल ये बग बहुत चल रहा है पेटीएम के लिए कि आप ऐप पे क्लिक करिए, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं पैसे, आप क्लिक करते हैं, वो बग आपके पेटीएम से या अकाउंट में जितना पैसा है वो भी ले जाता है साथ में। तो ये चीजों से बहुत जरूरी है सतर्क रहना। निखिल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने अभी कही, वो ये कि डेवलपर्स जो हैं वो इस पर काम करते रहते हैं और बग को फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं या ऐप के अपडेट आते हैं। कई बार ये भी एक सवाल मन में आता है, जैसे जब सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं तो वो अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन रहता है। कई बार होता है कि सिर्फ बग का ही नहीं, लेकिन जब सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो शायद कई सारी और चीज़ें भी बदल जाएंगी आपके फ़ोन में या आपके आईपैड में या जो भी गैजेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना सही है, कितना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है इस तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना? जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि बग बाउंटी प्रोग्राम भी एक चीज होती है जिसमें क्या करते हैं बड़े बड़ी जो कंपनीज है, फेसबुक, गूगल, एप्पल, वो बग बाउंटी प्रोग्राम निकालते हैं कि आप हमारे ऐप में सॉफ्टवेयर रिलीज से पहले बग ढूंढ के दीजिए, हम आपको थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ डॉलर्स देंगे अगर आप बड़े से बड़ा बग ढूंढ के देंगे। तो यही चीजें होती हैं जो लगे रहते हैं डेवलपर। लेकिन एज टेक एक्सपर्ट हमें, जैसे iOS 16 रिलीज हुआ या फिर iPadOS 16 रिलीज हुआ या एंड्रॉइड का नया 12 वर्जन आया, हम एज टेक एक्सपर्ट पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं। उसको हमें करना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ अ प्रोफेशन, और जो डेवलपर्स हैं उनको करना पड़ता है। बट एज ए कंज्यूमर आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, रिव्यूज पढ़ के। जैसे कि कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया तो उसमें कैमरा में ग्लिचेस आ गए हैं या कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आ गए हैं। जब मैंने iOS 16 या एंड्रॉइड OS 12 यूज करना शुरू किया था अभी टेस्टिंग के लिए, तो शुरू में कोई भी इंडियन बैंक एप्स नहीं चल रही थी दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि बैंक वालों ने अभी उसके लिए अपडेट करा ही नहीं था ऐप्स को। तो इसीलिए जैसे कि अभी रिसेंट 5G का एग्जांपल ले लेते हैं। 5G लॉन्च हो चुका है, एयरटेल जियो कर चुका है, एक तरीके से टेस्ट प्लान चल रहा है, बट सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से उसमें कोई पुश नहीं आया है कि एंड्रॉइड और एप्पल में आपके लिए एक अपडेट आएगा जिससे वो जो हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं, जो हमारे बैंड्स हैं, वो अनलॉक होंगे 5G के, तभी हार्डवेयर केपेबल है बट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये एक तरीके से बग ही है कि 5G इनेबल्ड फोन है बट 5G अभी नहीं चल रहा है जब तक कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आएगा। तो सिमिलरली वो बग के लिए आप वेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जैसे iOS 16 आया, एंड्रॉइड OS 12 आया, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या लोग उसी टाइम सोशल मीडिया पे शेयर करने लग जाते हैं। काफी सारे इनके प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लिख देते हैं कि मेरा ये सब चलना बंद हो गया है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब वो थोड़ा सा रिफाइन आउट हो जाए, इवन आउट हो जाए, उसके बाद ही आप अपडेट्स, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट्स करें तो बेटर रहता है। चलिए, इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब पूरी तरह से पहले तैयारी कर लें और जल्दबाजी ना करें इस तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। प्रोफेशनल्स हैं हमारे यहाँ, आप जैसे खुद, जो कि इस तरह की टेस्टिंग करते हैं और फिर वो अपडेट देते हैं। तो आम जनता को जो है थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत ही है। चलिए, एक और ख़ास मेहमान को शामिल करते हैं चर्चा में। हमारे साथ जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुकेश चौधरी जी भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि सोशल मीडिया जो है वो कितना सुरक्षित है, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग साहब के ही फॉलोअर सडनली एक रात को जो है वो सुबह उठे तो पता लगा कि उनके 4 करोड़ जो फॉलोअर थे वो 10,000 से भी कम रह गए। सुरक्षा की बात यहाँ पर हो रही है और निखिल ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह हमें अपडेट्स जो है उनका ध्यान रखना चाहिए, बग किस तरह के होते हैं वो उन्होंने बताया। लेकिन मेरा सवाल आपसे जो है शुरुआत में वो बिल्कुल बुनियादी है, वो ये कि बहुत सारा जो समय है हमारी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, यंग जनरेशन है, वो काफ़ी समय सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन और इन सब जगह बिताती है। सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है, कितने सुरक्षित हैं ये ऐप्स, ये वेबसाइट्स और ये जो ऑप्शंस हमारे सोशल मीडिया ऑप्शंस हमारे हाथ में हैं, कितने सुरक्षित हैं आखिर ये? देखिए, सोशल मीडिया मोर ओवर जो बेसिक सिक्योरिटी का ध्यान जो रखना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, वो ऑलरेडी रखते हैं।
जैसे चाहे आपका आईडी पासवर्ड जो है वो एनक्रिप्टेड जो है स्टोर रखना, बट बीच में कभी कभी क्या होता है कि सिक्योरिटी की कंप्लाइंस नहीं करते। जैसे आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड है, सोशल मीडिया के डेटाबेस में, इन वेबसाइट्स के डेटाबेस में पासवर्ड्स को एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करना चाहिए। पर बीच में फेसबुक का डेटा लीक हुआ था, उसके अंदर काफी सारे लाखों करोड़ों यूजर्स का पासवर्ड जो है वो क्लियर टेक्स्ट में, मतलब इजीली रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर्ड था, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर्ड नहीं था। तो सिक्योरिटी की कंप्लाइंस नहीं होने की वजह से कई बार ऐसी इरेगुलरिटीज की वजह से काफी लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो ये रीजन है। अदरवाइज जो बेसिक सिक्योरिटी है उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ध्यान रखते हैं। हाँ, टाइम टू टाइम उनके अंदर कुछ ऐसे लूपहोल्स आते हैं जिसकी वजह से किसी का अकाउंट हैक या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो उसके लिए उसको इन्वेस्टिगेट करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बट बेसिक सिक्योरिटी का तो हर मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ध्यान रखता ही है। करेक्ट। हम यहाँ पर चर्चा ये भी कर रहे थे मुकेश जी कि जो दुनिया भर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐप्स अब आजकल सामने आ जाते हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी लाइफ आसान हो रही है। छोटी छोटी चीज़ें लीजिए, आप फ़ोन से आजकल चीज़ें स्कैन कर सकते हैं। आपको एक समय था जब आपको जेरोक्स की दुकान पे जाना पड़ता था, वहाँ आप स्कैनिंग कराते थे, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप स्कैन कर लीजिए, वो ऐप आपके फ़ोन में मौजूद है। फोटोग्राफ आप खींच रहे हैं, उसके फ़िल्टर्स आप 50 तरह के आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़िल्टर के ऐप आ गए हैं। अलग अलग तरह के ऐसे ऐप्स आ गए हैं मार्केट में, लेकिन ये तय कर पाना कि ये सुरक्षित है नहीं है, ये एक बड़ा चैलेंज है आम आदमी के लिए। यहाँ पर निखिल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि आपको रिव्यूज चेक करने चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूंगा मुकेश जी कि क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जब मुझे लग रहा है कि मुझे एक नए ऐप की ज़रूरत है और वो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो एप्पल प्ले स्टोर हो या फिर गूगल का प्ले स्टोर हो, कहीं से भी मुझे डाउनलोड करना है, तो किन चीज़ों पर फोकस करके ये तय करना चाहिए कि हाँ, ये ऐप डाउनलोड करने लायक है या नहीं है, सुरक्षित है या नहीं है? सर, सबसे पहले तो अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी में से चुनना पड़ेगा कि आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए या आपके लिए फैसिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो आपकी सिक्योरिटी या प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इसमें हमें क्लियर होना चाहिए हर किसी को कि आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं या आप ऐसे कोई स्कैनिंग की कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करती हो, और आप ये देख रहे हैं कि वो इंटरनेट का एक्सेस भी लेती है एप्लीकेशन, और बैकएंड में आपका डॉक्यूमेंट है वो रिमोटली उनके सर्वर पे हो सकता है कि अपलोड हो रहा हो, तो आपकी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई, आपकी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई। इसके अंदर हर एक कॉमन यूजर नहीं समझ पाता है कि कौन सी एप्लीकेशन बैकएंड में किस तरीके से काम करती है। तो जो डिटेल्ड इनका जो स्टोरी है बैकएंड जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना एक लेमैन के लिए, क्योंकि इंडिया में काफी हद तक तो कुछ यूजर्स ये सोचते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन चाइनीज है, सिर्फ खतरनाक वही होती है। तो चाइनीज एप्स ने क्या करा, एक पैरामीटर ये भी होता है कि अच्छा ठीक है, चाइना से हमें खतरा है, तो हमें तो खतरा हर किसी से है। वो हो सकता है कि कोई इनसाइडर हो, कोई हो सकता है इंडियन सर्वर पे जैसे लोन एप्लीकेशंस हैं जो स्कैम चल रहे हैं इंडिया में पिछले 2 सालों से, जिसमें काफी सारे जो चाइनीज हैं जिन्होंने फंडिंग करी और लोन एप्लीकेशंस के नाम पे लोन्स देते हैं और 5,000 10,000 का लोन देते हैं और 50,000 रुपए तक का रीपेमेंट करवा लेते हैं, जिसमें फोन की सारी फोन बुक अपलोड करवाते हैं, पिक्चर गैलरी अपलोड करवा लेते हैं, और अगर लोन की कोई इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाए या मिस हो जाए तो उनकी फोटोज को मॉर्फ करके न्यूड फोटोज में कन्वर्ट करके उनको हरेस करना स्टार्ट करते हैं और उनसे एक्सटॉर्ट करके पैसा ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं। वो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लोन नहीं लिया है बट वो ऐप डाउनलोड की थी, बट क्योंकि उन्होंने अपनी परमिशन दे दी तो उनके सारे कॉन्टेक्ट्स को, पूरी फोन बुक को न्यूड फोटोज में कन्वर्ट करके उनके घर में जो भी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनकी फोटोज भेज के एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एप्लीकेशंस को आपको यूज करना है नहीं करना है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या ये एप्लीकेशन मेरे लिए जरूरी है, क्या मुझे लोन लेना है तो क्या मैं बैंक में जाके लोन ले सकता हूँ, या बैंक में जाने तक की मुझे अगर फैसिलिटी चाहिए कि मुझे घर बैठे लोन लेना है और ये ऐप से मिल जाएगा। अब इस फैसिलिटी के चलते लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है और उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस होना कि मुझे कौन सी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, क्या इस एप्लीकेशन के बिना भी मेरा काम चल सकता है, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है।